नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बात में आज बात करेंगे मोदी के बजट की और इसके पीछे की राजनीति की। आज सरकार ने देश के टैक्स पेयर्स को, मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है। 9 साल के बाद टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। अब 7 लाख रुपए सालाना कमाने वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। 7 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री होगी। सिर्फ मिडिल क्लास को नहीं, हायर इनकम ग्रुप्स को भी सरकार ने राहत दी है। टैक्स पर सरचार्ज को 37% से घटाकर 25% कर दिया गया है। एक तरफ सरकार ने टैक्स में छूट दी है और दूसरी तरफ सरकार ने अपने खर्चे को बड़े पैमाने पर बढ़ाने का फैसला किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाओं पर 13.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे ताकि रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकें। आज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने सबको खुश कर दिया। नौकरी पेशा, महिलाओं, बुजुर्गों, व्यापारियों, किसानों, गरीबों, छोटे उद्योग धंधे वालों से लेकर बड़े कॉरपोरेट तक सबको आज के बजट में कुछ न कुछ फायदा दिखाई दिया। गांव, गरीब, महिला, किसान और मिडिल क्लास का खास ख्याल रखा गया। बजट में किसको क्या मिला, यह बजट उद्योग को बढ़ावा देगा या नहीं, इससे रोजगार की कितनी संभावनाएं पैदा होंगी, दुनिया भर में मंदी की जो आहट है उसका मुकाबला करने के लिए बजट में सरकार ने क्या रणनीति अपनाई है और इस सारे बजट का, इन योजनाओं का सरकार को पॉलिटिकली क्या फायदा होगा, इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। विरोधी दलों के नेताओं का जहां तक सवाल है, उनका कहना है कि सरकार ने टैक्स रिलीफ में जो बदलाव किए हैं, एक हाथ से पैसा लिया और जनता की जेब में डाला और दूसरे हाथ से निकालने की कोशिश की। इल्जाम यह भी है कि सरकार देशवासियों की बचत की जो आदत है उसको खत्म करना का चाहती है। लेकिन हमने एक्सपर्ट से बात की, उनका कहना है कि बजट का मैसेज क्लियर है कि लोग खूब खर्च करें और सरकार भी दिल खोलकर विकास के कामों पर खर्च करेगी तो देश का विकास होगा। विरोधी दलों का इल्जाम है कि सरकार ने चुनाव से 1.5 साल पहले चुनावी बजट पेश किया है, इसका मकसद राजनीतिक है। इस इल्जाम में कितनी सच्चाई है, इसकी चर्चा भी करेंगे। लेकिन पहले बता देता हूं कि 9 साल के बाद टैक्स में जो राहत मिली है, निर्मला सीतारमण ने जो नए टैक्स स्लैब बनाए हैं उसमें किस इनकम ग्रुप को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। सबसे बड़ी बात यह कि अब तक 7 लाख तक की इनकम वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। पहले 5 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री थी, इसमें अब 2 लाख रुपए की छूट और दे दी गई है। अब जिसकी इनकम 7 लाख रुपए सालाना है वो इनकम टैक्स फ्री होगी। और दूसरी बड़ी बात है कि जिन लोगों की इनकम 7 लाख से ज्यादा है उनके लिए सरकार ने 5 नए स्लैब बनाए हैं। इसके मुताबिक 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं होगा, 3 लाख से 6 लाख तक 5% टैक्स लगेगा, 6 से 9 लाख तक की इनकम पर 10%, 9 लाख से 12 लाख तक की इनकम पर 15%, 12 लाख से 15 लाख तक की इनकम पर 20% और 15 लाख से ऊपर की सालाना इनकम वालों को 30% टैक्स देना होगा। अब 2 बड़े सवाल हैं। जब 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है तो फिर 3 से 6 लाख तक 5% और 6 से 9 लाख तक 10% टैक्स का क्या मतलब है, इसको समझ लेते हैं। 7 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं होगा, लेकिन अगर आपकी इनकम 7 लाख से ज्यादा है तो फिर आपको टैक्स देना होगा। उदाहरण के तौर पर अगर आपकी इनकम 8 लाख है तो आपको 3 से 6 लाख के स्लैब के हिसाब से 15,000 रुपए टैक्स देना होगा और बाकी बचे 2 लाख पर 10% के हिसाब से 20,000 टैक्स बनेगा। यानी 8 लाख की इनकम वाले व्यक्ति को टैक्स लायबिलिटी 35,000 रुपए की देनी पड़ेगी। नोट करने वाली बात है कि जो नई टैक्स रिजीम है उसमें हेल्थ इंश्योरेंस, होम लोन और पीएफ जैसे इन्वेस्टमेंट पर बचत पर जो छूट मिलती थी वो नहीं मिलेगी। अब इससे दूसरा सवाल पैदा हुआ। सवाल ये, क्या इन्वेस्टमेंट पर, बचत पर छूट मिलनी बंद हो गई है? क्या पुराने सिस्टम को खत्म कर दिया गया है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। जो लोग बचत पर छूट लेना चाहते हैं वो पुराने टैक्स रिजीम को अपना सकते हैं। यह थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। फर्क इतना है कि टैक्स भरते समय इस बात का ख्याल रखना होगा क्योंकि अब इनकम टैक्स की वेबसाइट पर
पुरानी व्यवस्था को ऑप्शन में रखा गया है। आपको उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप बचत पर छूट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन तब आपके लिए टैक्स के पुराने स्लैब ही लागू होंगे। 5 लाख तक की इनकम फ्री और उसके बाद की इनकम पर पहले के स्लैब के हिसाब से ही टैक्स लगेगा। अब आप पूछ सकते हैं कि फिर नए टैक्स स्लैब से क्या फायदा होगा? पुरानी स्कीम को अपनाने में ज्यादा फायदा है या नई रिजिम को ऑप्ट करने में ज्यादा फायदा है? तो यह भी आपको समझा देता हूं। टैक्स के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बताया कि फायदा नई रिजिम को अपनाने में है। जिन लोगों की इनकम 7 लाख से कम है वो पुरानी रिजिम को ऑप्ट करके बचत योजनाओं का लाभ लें, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इससे उनके टैक्स में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिन लोगों की इनकम 7 लाख से 1 रुपए भी ज्यादा है उनको नई टैक्स रिजीम में फायदा ही फायदा है। जैसे एग्जांपल देकर समझें, जिन लोगों की इनकम 9 लाख रुपए है, पुरानी व्यवस्था में बचत के सारे फायदे लेने के बाद भी उनकी टैक्स लायबिलिटी 60,000 बनती थी, जो नई रिजीम में 45,000 के आसपास बनेगी। कुल 15,600 रुपए का फायदा होगा। जिन लोगों की इनकम 10 लाख है, नई व्यवस्था में उनके करीब 20,000 रुपए बच जाएंगे। जिनकी इनकम 12 लाख है उन्हें 26,000 रुपए का फायदा होगा और जो 15 लाख सालाना कमाते हैं वो 39,000 रुपए टैक्स में बचा सकेंगे। इसी तरह से जिनकी इनकम 24 लाख है उन्हें 55,000 से ज्यादा का फायदा होगा। इसीलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जो मिडिल क्लास ईमानदारी से टैक्स चुकाकर देश के विकास में सहायक होता है, सरकार ने उसकी चिंता की है। सरकार ने मध्यम वर्ग को, मिडिल क्लास को राहत दी है। बहुत तेजी से बदलते भारत में मध्यम वर्ग, विकास हो या व्यवस्था हो, साहस हो या संकल्प लेने का सामर्थ्य हो, जीवन के हर क्षेत्र में आज भारत का मध्यम वर्ग एक प्रमुख धारा बना हुआ है। समृद्ध और विकसित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए मध्यम वर्ग एक बहुत बड़ी ताकत है। जैसे भारत की युवा शक्ति ये भारत का विशेष सामर्थ्य है, वैसे ही बढ़ता हुआ भारत का मध्यम वर्ग भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने बीते वर्षों में अनेकों निर्णय लिए और ईज ऑफ लिविंग को सुनिश्चित किया है। हमने टैक्स रेट को कम किया है, साथ ही प्रोसेस को सिंप्लीफाई, ट्रांसपेरेंट और फास्ट किया है। हमेशा मध्यम वर्ग के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी है। अब प्रधानमंत्री की बात समझने वाली है। नए टैक्स रिजीम से मिडिल क्लास को राहत मिलेगी, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, लोग खर्च करेंगे तो पैसा मार्केट में आएगा, जो देश की इकोनॉमी में मदद करेगा। यह बात सुनने में साधारण लग सकती है, लेकिन बात बड़ी है। जो इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो भी मोदी सरकार के इस मूव को इस मुश्किल वक्त में मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। सरकार ने तो वेरी क्लियरली बोल रहे हैं कि आपको सब लोगों को न्यू टैक्स रेजिम में जाना चाहिए। न्यू टैक्स रेजिम क्या है और ओल्ड टैक्स रेजिम क्या है? एक सेंटेंस में, न्यू टैक्स रेजिम में आपको एक बार में छूट मिलेगा। मिनिमम आपका इनकम मिनिमम के ऊपर हो तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा और कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। यह है मोरलेस मिनिमम न्यू टैक्स रेजिम का मामला, जिसमें 2.5 लाख तक किसी को इनकम हो तो जीरो टैक्स देना पड़ता था। अभी वो 3 लाख मिनिमम स्लैब कर दिया। हावेवर सरकार ने बोल रहे हैं कि आप न्यू टैक्स रेजिम में होगा तो आपको 7 लाख तक इनकम होगा तो आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। ओवरऑल लग रहा है कि हम सब ने मिलके न्यू टैक्स रेजिम में ज्वाइन करें और 7 लाख रुपया पर एनम हमारा इनकम होगा तो हमारा टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। डेफिनेटली ए गुड मूव। पहले तो अप टू 5 लाख तक टैक्स नहीं भरना पड़ता था, लेकिन अभी वो 7 लाख हो गया। अभी
तो द डिफरेंस बिटवीन दैट, वो 2.5 लाख से 3 लाख किया, इसका क्या ताल्लुक है? ये किसी का मान लीजिए सैलरी 15 लाख है, उनको तो 7 लाख के ऊपर टैक्स भरना ही पड़ेगा, लेकिन टैक्स जो भरना पड़ेगा 2.5 लाख टू 3 लाख, अप टू 3 लाख नो टैक्स, 3 लाख टू 5 लाख 5% टैक्स, वो स्लैब सिस्टम ने कर दिया। लेकिन विरोधी दलों के नेताओं की बात भी सुननी चाहिए। उन्हें न तो सरकार की बात पर यकीन है, न ही एक्सपर्ट की राय उनके लिए मायने रखती है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सरकार ने भले ही 7 लाख तक की इनकम पर टैक्स की छूट का ढोल बजाया हो, लेकिन यह दिखावा है, इससे किसी को कोई फायदा नहीं होगा। खड़गे ने कहा, इस बजट से न तो मिडिल क्लास को कुछ मिला है और न ही गरीब को कुछ मिला है। सरकार ने सिर्फ बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया है। इनकम टैक्स हमने 5 से 7 लाख कर दिया। भाई इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है, कोई 2 लाख कोई बड़ी राहत नहीं। आज जो जिसकी सैलरी 60-65 हजार रुपये है, उनको ही थोड़ा कुछ राहत मिलता है, लेकिन दूसरे किसी को नहीं है। वो भी अपने हिसाब से उन्होंने किया कि मिडिल क्लास को कैसा अट्रैक्ट करे। उनके पार्टी में चर्चा हो गई कैसा अट्रैक्ट करे, और वो दूसरे ट्राइबल वोट्स लाने के लिए क्या कोशिश करे, शेड्यूल कास्ट के वोट्स को क्या कोशिश करे। जो ये इलेक्शन स्ट्रेटेजी करके उसके तहत जो उनको फायदेमंद होगा, उसी के तरफ ध्यान दिए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं सब कुछ वोटों के लिए है। वो मानते हैं कि टैक्स स्लैब में बदलाव से टैक्स पेयर को कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस में भी अलग अलग राय है। कांग्रेस पार्टी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम के बेटे हैं कार्ति चिदम्बरम। उनका कहना है कि इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव सरकार का अच्छा मूव है, लोगों को उससे फायदा होगा, टैक्स में कटौती का स्वागत करना चाहिए। Broadly, I believe in a low tax regime, so I generally welcome cutting of taxes because I believe that putting more money into the hands of people will actually boost the economy. कार्ति चिदम्बरम जो कहा वो बजट स्पीच के तुरंत बाद का रिएक्शन था। इसमें किसी तरह का कोई पॉलिटिकल थॉट नहीं था, लेकिन विरोधी दलों के नेता जब पार्लियामेंट से बाहर निकले तब तक पार्टी लाइन और पॉलिटिकल लाइन तय हो चुकी थी। वो तय करके आए थे कि किसको क्या कहना है, और सबने उसी हिसाब से बोला। उद्धव ठाकरे की शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, 7 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री करना कोई बड़ी बात नहीं है, सरकार ने सिर्फ टैक्स नेट बढ़ाने के लिए यह खेल किया है। टैक्स ना बढ़ाना और एग्जेम्पशन तो 5 से 7 लाख करना कोई बड़ा काम नहीं हुआ है, पर साथ ही साथ जो टैक्स स्लैब्स किए हैं आपको ध्यान देना पड़ेगा। 0 to 5 लाख की श्रेणी में अगर आप टैक्स, आपका इनकम नहीं है, आपका इनकम इतने में है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने हैं, आपको टैक्स पेमेंट भी आपको नहीं है। वो आपने रिड्यूस करके 0 to 3 लाख कर दिया। 3 to 5 लाख की जो जनता है वो ब्रैकेट में आती है, आपने उनके लिए तो कंप्लायंस बढ़ा दिया। भले वो टैक्स ना पे करें, उनको रिटर्न्स पे करने पड़ेंगे। अब ये दिखा देंगे कि रिटर्न्स देखिए फाइल हो रहे हैं, तो यानी देश की जनता बहुत पैसा कमा रही है। तो टैक्स रिटर्न्स में कितना टैक्सेबल इनकम है वो जनता के सामने आना जरूरी है। अब प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं कि सरकार ने सिर्फ टैक्स नेट बढ़ाने के लिए ये काम किया, इससे न जनता को फायदा होगा न सरकार को, क्योंकि ज्यादातर लोग 0 रिटर्न फाइल कर देंगे। लेकिन विपक्ष के एक और नेता जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह इसके बिल्कुल उलट बात कह रहे हैं। ललन सिंह का कहना है कि 7 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री करने से किसी का फायदा नहीं होगा, क्योंकि आजकल ग्रुप सी के कर्मचारियों की भी इनकम 8 लाख से ज्यादा है। बजट में कुछ है ही नहीं। रात में जैसे सोते हैं, सपना देखते हैं, और सुबह उठिए सब साफ है। ये बजट सपनों का सौदागर वाला हिसाब है, कुछ नहीं है इसमें। क्या है? टैक्स स्लैब घटा दिया, 5 लाख से 7 लाख कर दिया। अरे 5 लाख से 7 लाख, ग्रुप सी के जो एम्प्लॉई हैं उनको 8 लाख से ज्यादा मिलता है सालाना, तो वो भी फायदा में नहीं रहेंगे, और ग्रुप डी वाले पहले से ही फायदे में थे। कौन सा काम किया? महंगाई को कम करने के लिए कोई क्या कदम आप उठाएंगे? रोजगार सृजन के लिए क्या कदम उठाएंगे? इसका हिसाब तो बताइए, बताना चाहिए। तो कुछ नहीं है।
इसलिए कुछ है ही नहीं, हम लोग को कुछ समझ ही में नहीं आया, नीचे से ऊपर चला गया। वाकई में कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि ललन सिंह कह रहे हैं किसी को फायदा नहीं होगा, क्योंकि 7 लाख से ज्यादा आमदनी तो मिडिल क्लास के ज्यादातर लोगों की है। प्रियंका चतुर्वेदी कह रही थी कि टैक्स स्लैब में बदलाव से फायदा नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर आबादी की इनकम 7 लाख से कम है। अब ये दोनों बातें तो सही नहीं हो सकती, लेकिन विपक्षी पार्टियां हैं, बजट की आलोचना कर दी है, उन्होंने अपना फर्ज निभा दिया। बजट पर जेडीयू के सहयोगी आरजेडी के नेता भी बोले। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो यह कहकर किनारा करके निकल गए कि उन्होंने बजट भी सुनी ही नहीं, इसलिए क्या बोले। लेकिन बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव ने बजट स्पीच सुनी थी, उन्हें पूरे बजट में कुछ दिखाई ही नहीं दिया। तेजस्वी ने कहा किसी को कुछ नहीं मिला, मिडिल क्लास की भी अनदेखी हुई, गांव गरीब की भी अनदेखी हुई। सैलरी क्लास तो ऐसे पहले से जो है परेशान है महंगाई को लेकर के। आज क्या चीज़ की कीमतें जो हैं नहीं बढ़ी हैं, हर चीज़ के जो है कीमत जो है बढ़ा है। लोगों का मुश्किल हो गया, परिवार में अगर एक आदमी बीमार पड़ जाए तो उसका इलाज कराना मुश्किल हो गया। तो ये सारी स्थिति तो है। टैक्स रिबेट वगैरह ये केवल जो है आंखों में धूल झोंकने के बराबर। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि टैक्स स्लैब में बदलाव आंखों में धूल झोंकने लायक है, किसी का फायदा नहीं होगा। उल्टा लोग ऐसी बातों में उलझ जाएंगे कि बचत योजनाओं का फायदा लें या न लें। सरकार ने नई टैक्स रिजीम के जरिए बचत की आदत को खत्म करने की कोशिश की है। अब लोगों के झंझट और बढ़ जाएंगे। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इसे एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा नई टैक्स रिजीम सिंपल है, सरल है, ज्यादातर टैक्स पेयर इसे अपनाएंगे क्योंकि इसमें उनका फायदा है और इसमें किसी तरह के डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत भी नहीं होगी। We want to make the new tax regime, which is without exemptions, attractive enough for people to think that this will be the best option for them because it gives them better rates. It doesn't also make the compliance a burdensome exercise. If rates are so low, you're going to benefit net by paying lesser tax. Even those exemptions that you would have otherwise gained from would have resulted in probably net amount being the same. So we made this a lot more attractive. But if there are people who still think that being in the exemption regime, which is the old regime, benefits them, they're welcome to continue where they want. But yes, the ultimate interest is to make the simpler regime more attractive. नई टैक्स रिजीम के बारे में नेता क्या कह रहे हैं, यह सुनने से ज्यादा जरूरी है टैक्स के एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का कहना है कि टैक्स रिजीम में बदलाव बेहतर है, देश के लिए भी और टैक्स पेयर्स के लिए भी। उनके मुताबिक सबसे बड़ा फायदा यह होगा, इससे डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई दस्तावेज नहीं देना होगा, तो विवाद भी कम होंगे, लीगल डिस्प्यूट कम होंगे। दूसरा, टैक्स में फायदा होगा, इससे मिडिल क्लास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के चक्कर लगाने से बचेगा और उसकी जेब में पैसा भी रहेगा। जो लोग कह रहे हैं कि सरकार चाहती है कि लोग सेविंग्स पर ध्यान न दें, जो कमाएं सब खर्च कर दें, इसके जवाब में एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो लोग पुरानी रिजीम में रहना चाहते हैं उनके लिए वो ऑप्शन खुला है। जहां तक बचत का सवाल है तो लोग नई रिजीम ऑप्ट करने वाले भी अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए सेविंग्स करेंगे। जो लोग कह रहे हैं कि सरकार चाहती है कि लोग सारा पैसा खर्च कर दें, इस पर अर्थशास्त्री कहते हैं कि लोग खर्च तभी करते हैं जब कमाई बढ़ती है। अगर कमाई बढ़ती है और लोग खर्च करते हैं तो इसमें बुराई क्या है, क्योंकि अगर लोग पैसा खर्च करेंगे मार्केट को बूस्ट मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फायदा होगा, सर्विस सेक्टर को फायदा होगा, पूंजी मार्केट में आएगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लगेगी और इससे रोजगार बढ़ेगा। ये एक साइकिल है और आखिर में इसका फायदा देश की अर्थव्यवस्था को होगा, नौकरी पेशा लोगों को होगा, क्योंकि उनके पास रोजगार के ज्यादा अवसर होंगे। और मुझे भी लगता है कि इस बात में दम है। एक बात और, पिछले 9 साल से मोदी सरकार ने टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं किया तो यही विरोधी दल कह रहे थे कि सरकार टैक्स पेयर को राहत नहीं देती। अब सरकार ने टैक्स फ्री इनकम की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी तो विरोधी दल कह रहे हैं कि इससे क्या होगा। सवाल यह भी उठाए जा रहे हैं कि सरकार ने महिलाओं के लिए क्या किया,
बुजुर्गों को बजट से क्या मिला, तो इसका जवाब भी सरकार की तरफ से दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट बनाया है उसमें घरेलू और कामकाजी महिलाओं का खास ख्याल रखा गया है। महिलाओं के लिए बजट में कई स्कीम्स का ऐलान आज किया गया। एक नई योजना की शुरुआत की गई। योजना को नाम दिया गया है महिला सम्मान बचत पत्र। यह बचत योजना है, वन टाइम सेविंग स्कीम है। इस स्कीम के तहत कोई भी महिला 2 लाख रुपए तक की रकम बैंक में 2 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करवा सकती है। इस रकम पर 7.5% की दर से ब्याज मिलेगा। 2 साल के बाद जब इस बचत पत्र को एनकैश कराया जाएगा तो मिलने वाली पूरी रकम टैक्स फ्री होगी। और खास बात यह कि अगर किसी को अचानक पैसे की जरूरत पड़ जाए तो इस स्कीम के तहत जमा राशि में से कुछ पैसा बीच में भी निकाला जा सकता है। सरकार का दावा है कि इस योजना से छोटी बचत करने वाली महिलाओं को बहुत फायदा होगा। उनकी सेविंग सुरक्षित भी रहेंगी और उस पर उन्हें अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप को और ताकत देने का ऐलान किया। निर्मला सीतारमण ने बताया कि अब तक करीब 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत जोड़ा जा चुका है। अब इन ग्रुप्स में और महिलाओं को शामिल किया जाएगा। सरकार का प्लान इन ग्रुप्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का है। सरकार की कोशिश है कि वो खुद को बड़े बाजार में उतारने की तैयारी करें। इसके लिए उन्हें रॉ मटेरियल की सप्लाई की जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी। महिलाओं के लिए विशेष स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि महिलाओं के लिए सरकार ने जो काम पहले किए हैं उनका असर दिखाई दे रहा है। शहरी महिलाओं से लेकर गांव में रहने वाली महिलाएं हो, कारोबार रोजगार में व्यस्त महिलाएं हो या घर काम में व्यस्त महिलाएं हो, उनके जीवन को आसान बनाने के लिए बीते वर्षों में सरकार ने अनेक विध कदम उठाए हैं। जल जीवन मिशन हो, उज्ज्वला योजना हो, पीएम आवास योजना हो, ऐसे अनेक कदम। इन सबको बहुत बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बहुत बड़ा सामर्थ्यवान क्षेत्र आज भारत में बहुत बड़ी जगह अपने हाथ एक्वायर कर चुका है। उनको अगर थोड़ा सा बल मिल जाए तो मिरेकल कर सकते हैं। और इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप उनके सर्वांगीण के विकास के लिए नई पहल इस बजट में एक नया आयाम जोड़ेगी। महिलाओं के लिए एक विशेष बचत योजना भी शुरू की जा रही है और जनधन अकाउंट के बाद ये विशेष बचत योजना सामान्य परिवार की गृहिणी माताओं बहनों को बहुत बड़ी ताकत देने वाली है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गृहिणियों को ताकत मिलेगी, लेकिन विरोधी दलों को इस मामले में सरकार की नीयत में खोट नजर आता है। कांग्रेस की सांसद रंजीत रंजन ने कहा, महिला सम्मान बचत पत्र स्कीम सिर्फ झुंझुना है। इससे महिलाओं को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि देश भर में ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिनके पास 2 लाख रुपए होंगे। महिला बचत जो इन्होंने बताया, और देखिएगा उसका जैसे उज्ज्वला योजना का बढ़ चढ़ के प्रचार हुआ था, इसका भी होगा। लेकिन आप बताइए, हमारे देश का डेटा उठाइए और बताइए कि कितनी महिलाएं हैं जिनके पास 2 लाख रुपए हैं, और कितनी महिलाएं हैं अगर वो 2 लाख रुपए जमा करेंगी तो उनके पास इतना ऐसा मनी है कि वो 2 लाख रुपए अकाउंट में जमा करेंगी ताकि उनको 7.5% ब्याज मिले। लगभग अगर आप डाटा उठाइएगा तो मात्र 15 से 20 हजार ही हमारे देश की महिलाएं हैं जो इसका बेनिफिट उठा पाएंगी। लेकिन ये बेनिफिट 2024 के चुनाव में भाजपा उठाना चाहती है। इससे महिलाओं का कोई भी बेनिफिट होने वाला नहीं है। जो गरीब महिला जिसको जेन्युइन तरीके से उनका भला करना चाहिए था, उल्टा आपने किचन की चिमनी को महंगा कर दिया। अब ये बात थोड़ी बचकानी लगती है कि देश की 40 करोड़ महिलाओं में से सिर्फ 20,000 महिला भी ऐसी नहीं होंगी जिनके पास 2 लाख रुपए होंगे। ये महिला शक्ति का अपमान है। आजकल
सेना से लेकर बड़े बड़े कारखानों तक हर जगह महिलाएं सीनियर पोजीशंस पर हैं। महिलाएं हवाई जहाज उड़ा रही हैं, ट्रेन चला रही हैं, बसें चला रही हैं। सरकारी नौकरियों में, प्राइवेट सेक्टर में महिलाओं की बड़ी भागीदारी है। महिलाओं के स्वयं सहायता समूह ने क्रांति कर दी है। इसके बाद भी महिलाओं को कमजोर बताना ये ठीक नहीं है। जहां तक 2 लाख रुपए के बचत पत्र का सवाल है, तो इस स्कीम के तहत यह जरूरी नहीं है कि 2 लाख रुपए हों तभी 2 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट किए जा सकते हैं। जिसके पास जितने पैसे हैं वो उतने रुपए का बचत पत्र ले सकते हैं। क्योंकि इसमें 2 लाख की अपर लिमिट है, इसलिए इसका फायदा मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की महिलाओं को ज्यादा मिल सकता है। वित्त मंत्री ने आज अपने बजट में सीनियर सिटीजन के लिए भी बड़ी राहत का ऐलान किया। अब सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 30 लाख रुपए तक जमा किए जा सकेंगे। पहले ये लिमिट 15 लाख थी, सरकार ने इसे डबल कर दिया है। इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने सीनियर सिटीजन के लिए मंथली इनकम अकाउंट स्कीम की लिमिट भी बढ़ा दी है। इस स्कीम में डिपॉजिट 4.5 लाख से बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर दिया। वित्त मंत्री ने कहा, अगर मंथली इनकम स्कीम का अकाउंट ज्वाइंट है, साझे का खाता है, तो इसमें अब 15 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं। जब महिलाओं बुजुर्गों की बात हो गई तो कांग्रेस ने सवाल उठाया कि सरकार ने गरीबों के लिए क्या किया, नौजवानों को रोजगार मिले इसके क्या उपाय किए। कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा, सरकार ने बजट में गांव गरीब की बात करना तो दूर, गरीबी शब्द के इस्तेमाल में भी कंजूसी की। आप सब लोगों को जान के ताज्जुब होगा कि पूरे बजट में बेरोजगारी, गरीबी, आर्थिक असमानता शब्द का प्रयोग तक नहीं किया गया। पुअर, गरीब का शब्द का प्रयोग भी मात्र 2 दफा पूरे बजट भाषण में वित्त मंत्री जी ने किया। इससे ये समझ में आ जाता है कि ये आम बजट किसके लिए बनाया गया था और इसका फोकस कौन था। एक बात तो सत्य है कि इससे गरीब लोगों का कोई फायदा नहीं हुआ। जो युवा पीढ़ी है, जो रोजगार की तलाश कर रही है, उनका भी कोई फायदा नहीं हुआ। जो लोगों को नौकरी से निकाला गया है पिछले 2 साल 1 साल में, उनको भी कुछ नहीं मिला। जो टैक्स पेयर्स है, जो कि समय पर कर देते हैं, उनको भी कोई बड़ा रिलीफ नहीं मिला। जो माताएं बहनें गृहिणियां हैं, उनको भी किसी तरह का फायदा नहीं हुआ। और तो और वह हर एक व्यक्ति जो भारत के बारे में सोचता है, उनको भी आज के बजट से सिर्फ और सिर्फ निराशा और हताशा हाथ में लगी। कांग्रेस के सीनियर लीडर फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने भी कहा कि पूरे बजट में वित्त मंत्री ने गरीब का नाम नहीं लिया। कांग्रेस की इस बात का जवाब दिया जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। शेखावत ने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ गरीबों के नाम पर नारे लगाए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने गरीबों को गरीबी हटाने का काम किया। शेखावत ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी में यही फर्क है, कांग्रेस गरीब गरीब चिल्लाती है, लेकिन बीजेपी खामोशी से गरीबी के खिलाफ लड़ती है। गरीब की बात नहीं करने की चर्चा जहां हो रही है, हर घर में बैंक का खाता खुला है, वो गरीब के घर में ही खुला है। हर घर में बैंक का जो है हर घर में शौचालय बना है, वो गरीब के घर में बना है। हर गरीब को घर मिला है, वो गरीब व्यक्ति को मिला है। हर एक व्यक्ति को पानी का कनेक्शन मिल रहा है, वो गरीब व्यक्ति को मिल रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि चिदम्बरम साहब और उनकी पार्टी सिर्फ गरीब की बात करती थी और बात करके और गरीब के वोट लेने की कोशिश करती थी, उसको वोट का एक बैंक मानती थी ताकि गरीब गरीब बना रहे और उनको निरंतर गरीब की चर्चा करके वोट मिलता रहे। माननीय मोदी जी की सरकार उनके नेतृत्व में गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम करती है, पर कैपिटा इनकम को बढ़ाती है, करोड़ों लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकालती है, उनका हैंड होल्डिंग करती है, उनको कैपेसिटी बिल्डिंग करती है, उनको स्ट्रेंथन करती है। एक गरीब की चर्चा करने वाले लोग हैं, दूसरे गरीब के जीवन में परिवर्तन करने वाले लोग हैं। मुझे लगता है इस विषय को इस दृष्टि से देखना और समझना पड़ेगा। हालांकि ये बात सही है कि बजट स्पीच में गरीब शब्द का इस्तेमाल सिर्फ 2 बार हुआ है, लेकिन सवाल शब्द का नहीं है। गरीबों के लिए सरकारी नीतियां बनी या नहीं बनी, बजट में गरीबों के लिए योजनाओं का ऐलान हुआ या नहीं हुआ, यह सवाल है। निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट 66% बढ़ा दिया। अब
पीएम आवास योजना के लिए कुल 79,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं, 79,000 करोड़, जबकि पिछले साल के बजट में इस योजना के लिए 48,000 करोड़ थे। इस योजना के तहत जो मकान मिलते हैं वो गरीबों को मिलते हैं। अब तक सरकार 3 करोड़ से ज्यादा गरीबों को घर बनाकर दे चुकी है, और जब घर बनते हैं तो इससे गरीबों को एक काम भी मिलता है, मजदूरी मिलती है, उनका घर चलता है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने बजट में शहरों में सीवर और सेप्टिक टैंक को मैन होल से मशीन होल में तब्दील करने की स्कीम भी अनाउंस की। निर्मला सीतारमण ने कहा कि इसके लिए 10,000 करोड़ से अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया जाएगा। सेप्टिक टैंक साफ करते वक्त हर साल गरीब मजदूरों की मौत की खबरें आती हैं, लेकिन जो नई स्कीम अनाउंस की गई है, इससे इस काम में लगे लोगों की सुरक्षा के इंतजाम भी होंगे और उनका काम भी आसान हो जाएगा। PM Awas Yojana, the outlay for PM Awas Yojana is being enhanced by 66% to over 79,000 crores. पीएम आवास योजना के अलावा सरकार कोरोना काल से मुफ्त राशन योजना चला रही है। अब तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाता है। आज बजट में मुफ्त राशन स्कीम को भी आगे बढ़ाने का ऐलान किया गया। अब तक सरकार करीब 4 लाख करोड़ से ज्यादा का मुफ्त राशन बांट चुकी है। दुनिया भर में इस योजना की तारीफ हो रही है। इसके अलावा सरकार ने समाज के कमजोर तबके के लिए एक और बड़ी योजना का ऐलान किया। इस स्कीम को नाम दिया गया है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। यह स्कीम उन लोगों के लिए है जो परंपरागत तौर पर औजारों और टूल्स के जरिए अपने घर में ही स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। लोहार, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, कारीगर, बढ़ई और इसी तरह का काम करने वाले लोगों को इस योजना के तहत ट्रेनिंग दी जाएगी। नए औजार खरीदने के लिए और अपने काम को बढ़ाने के लिए सरकार उनकी आर्थिक मदद करेगी। इस योजना के तहत आचार, दास, आचारी, जांगिड़, प्रजापति, कंबारा, कमलार, बोगारा, चिट्ठियन, कंचुगारा, चोल, लोहे का काम करने वाले लोहार और पीतल का काम करने वाली कन्नार जाति जैसी 140 जातियों के लोगों को शामिल किया जाएगा। यानी उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक अपना पारंपरिक काम करने वाले सारे लोग इस स्कीम के तहत आ जाएंगे। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्वकर्मा योजना के तहत देश के नए स्वरूप का निर्माण होगा। परंपरागत रूप से अपने हाथ से औजारों और टूल्स से कड़ी मेहनत कर कुछ न कुछ सृजन करने वाले करोड़ों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता है। लोहार, सुनार, कुम्हार, सुथार, मूर्तिकार, कारीगर, मिस्त्री, अनगिनत लोगों की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। इन सभी विश्वकर्माओं की मेहनत और सृजन को देश इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजना लेकर के आया है। ऐसे लोगों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट और मार्केट सपोर्ट की व्यवस्था की गई है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान यानी पीएम विकास करोड़ों विश्वकर्माओं के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। राजनीति की नजर से देखें तो मोदी की यह योजना बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा देगी। इस योजना में 140 जातियों को फायदा होगा। गरीबों को फायदा तो होगा, लेकिन इसका राजनीतिक फायदा भी होगा। इसीलिए विरोधी दल इस योजना के बारे में ज्यादा नहीं बोल रहे। इसके पीछे वजह यह है कि विश्वकर्मा योजना का फायदा जिन जातियों के लोगों को मिलेगा उनमें ज्यादातर पिछड़े वर्ग से आती हैं। यूपी, बिहार जैसे राज्यों में जहां ओबीसी वोटर 52% तक है, उन राज्यों में विश्वकर्मा योजना के दायरे में आने वाली जातियों की हिस्सेदारी 43% तक है। इसीलिए यह योजना बीजेपी को और ज्यादा राजनीतिक ताकत दे सकती है।
विरोधी दल इस बात को समझ रहे हैं, इसीलिए इस योजना के बारे में न कुछ अच्छा बोल रहे हैं न इसे बुरा कह रहे हैं। इसके बजाय सरकार को घेरने के लिए एक नया मुद्दा उठाया गया है। इल्जाम लगाया जा रहा है कि गरीबों को जो योजना सबसे ज्यादा सहारा देती है उस योजना को सरकार बंद करना चाहती है। सरकार ने मनरेगा का बजट कम कर दिया है। चीजें सुना भी नहीं, जैसे कि मनरेगा के बारे में हमारे जो बेरोजगार है हमारे गांव में, उनको क्या होगा, उनके नाम भी नहीं लिया, मनरेगा का नाम भी नहीं लिया। आप सोच लीजिए कि हमारे देश में कितने सारे लोग हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं है। बेरोजगारी के बारे में एक शब्द भी नहीं सुना, एक लफ्ज नहीं सुन सका। और महंगाई, आप टैक्स रिबेट के बारे में कह रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब लोगों के जेब में ज़्यादा पैसे हैं उसका मतलब नहीं है कि वो ज़्यादा जाके खर्च करे हर रोज़ की एसेंशियल चीज़ों के लिए। अब यह बात सही है कि सरकार ने मनरेगा पर बजट कम किया है। पहले मनरेगा का बजट करीब 73,000 करोड़ था, लेकिन इस बार मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ ही रखे गए हैं। अब इसकी वजह क्या है? इस पीछे सरकार की सोच क्या है? क्या वाकई में सरकार मनरेगा को खत्म करना चाहती है? यह सवाल हमने बीजेपी के नेताओं से पूछा। जवाब मिला कि सरकार ने मनरेगा के लिए बजट कम इसलिए किया है क्योंकि हर इलाके में सरकार खुद ही इंफ्रास्ट्रक्चर के नए नए प्रोजेक्ट ला रही है और लोगों को इन प्रोजेक्ट्स की वजह से बड़ी तादाद में रोजगार मिलेगा। जहां तक मनरेगा का सवाल है तो इसका बजट डिमांड पर डिपेंड करता है। मनरेगा के लिए जो फंड रखा गया है, अगर राज्य सरकारें उसको खर्च कर लेती हैं और ज्यादा फंड की डिमांड करती हैं तो सरकार सप्लीमेंट्री ग्रांट के जरिए मनरेगा के लिए और फंड देगी। लेकिन इस योजना को कमजोर करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। लेकिन विरोधी दलों को सरकार की बात पर कतई यकीन नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सरकार ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, किसानों को तो अपने हाल पर छोड़ दिया, बजट में एमएसपी का जिक्र तक नहीं किया। किसानों का इनकम बढ़ाने का था, वो उसका भी कोई इसमें जिक्र नहीं है। एमएसपी का जिक्र इसमें नहीं है। फिर कौन से गरीब के लिए ये बजट बना है? मैं समझूंगा जो अमीर लोग हैं उनके लिए। नरेगा के लिए जरा आज के बजट में पहले जो 90,000 करोड़ था, 90,000 करोड़, उसको घटाकर उन्होंने 60,000 करोड़ कर दिया है। ये गरीबों को मैं कहूंगा कि एक पूरा निगलेक्ट किया गया है। अब ये मुद्दा किसानों से जुड़ा है और ऐसा मुद्दा है जिस पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ साथ हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, बजट देखकर लगता है कि सरकार एमएसपी के नाम से ही डरती है। किसानों ने आंदोलन किया था, लगता है कि सरकार उसका बदला किसानों से अब तक ले रही है। नई फसल पे कोई एमएसपी नहीं दी गई है। हमने कहा था कि 1500 रुपये पर एकड़ जो पराली जलाने की समस्या है उसमें 1500 रुपये पर एकड़ सेंटर दे दे, बाकी हम दे देंगे, लेकिन उसका भी नाम नहीं लिया गया। किसानों को तो मतलब अपने हाल पे छोड़ दिया गया, किस्मत पे छोड़ दिया गया। इससे पहले भी बजट में पेश कहा गया था आने वाले 2023 में 2024 में हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। कहाँ दुगनी की है आय उनकी? एमएसपी के नाम से तो ये सरकार, मेरे ख्याल में सेंटर सरकार जो है चिढ़ती है। तो किसानों से एक किस्म का बदला लिया गया है क्योंकि उन्होंने आंदोलन किया था, इतना बड़ा आंदोलन किया था, तो किसानों के बारे में कुछ नहीं बोला गया, कोई एमएसपी नहीं दी गई। अब खड़गे बड़े नेता हैं, इस वक्त राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है, बहुत अनुभवी हैं। भगवंत मान भी अब राजनीति में पुराने हो चुके हैं, 2 बार लोकसभा के एमपी रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। तो इसलिए मैं ये तो नहीं मान सकता कि इन्हें यह नहीं पता था कि बजट में एमएसपी का जिक्र होता है या नहीं। हकीकत यह है कि एमएसपी का बजट से कोई लेना देना है ही नहीं। एमएसपी का ऐलान कैबिनेट नोट के जरिए होता है। कांग्रेस की सरकारों के वक्त भी यही होता था और मोदी सरकार के वक्त भी यही परंपरा बनी हुई है। इसलिए जाहिर है इस बयान का मकसद सियासी है। एमएसपी का नाम लिया जा रहा है ताकि किसानों को भड़काया जा सके। अब जहां तक सवाल यह है कि किसानों के लिए बजट में कुछ है या नहीं, तो इसका जवाब सरकार की तरफ से दिया गया। सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर को जबरदस्त सपोर्ट करने की मंशा दिखाई है।
बजट में किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए इस साल किसानों को 20 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर लोन देने का टारगेट रखा गया है। किसानों के लिए अब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। यहां किसानों की जरूरत की सारी जानकारी होगी। एग्रो स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक फंड बनेगा। इस डिजिटल एक्सीलेटर फंड को कृषि निधि का नाम दिया गया है। इस फंड के जरिए एग्री स्टार्टअप शुरू करने वालों को सरकार की तरफ से मदद दी जाएगी, जिसमें सब्सिडी भी होगी। इसके अलावा सरकार किसान सम्मान निधि योजना को भी जारी रखेगी। अब तक इस योजना के जरिए 2 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर की जा चुकी है। इसके अलावा सरकार मोटे अनाज के उत्पादन और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने पर फोकस करेगी। यह साल इंटरनेशनल मिलेट ईयर यानी मोटे अनाज के साल के तौर पर मनाया जा रहा है। इसलिए मोदी सरकार ने मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न के नाम से एक योजना शुरू की है। सरकार ने तय किया कि गांव में, ग्रामीण इलाकों में बड़े बड़े वेयरहाउस बनाए जाएंगे, जिससे किसानों को अपनी फसल लेकर दूर न जाना पड़े। उनकी फसल गांव के आसपास ही अच्छे दामों में बिक जाए और देश के पास अनाज का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में बना रहे। अब हमें डिजिटल पेमेंट्स की सफलता को एग्रीकल्चर सेक्टर में दोहराना है। इसलिए इस बजट में हम डिजिटल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी योजना लेकर आए हैं। आज दुनिया इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रही है। भारत में मिलेट्स के अनेक प्रकार हैं, अनेक नाम हैं। आज जब मिलेट्स घर घर में पहुंच रहा है, पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहा है, तो उसका सर्वाधिक लाभ भारत के छोटे किसानों के नसीब में है। और इसलिए आवश्यक है कि नए तरीके से उसको आगे ले जाया जाए। इसकी एक नई पहचान, विशेष पहचान आवश्यक है। इसलिए अब इस सुपर फूड को श्री अन्न की नई पहचान दी गई है। उसके प्रोत्साहन के लिए भी अनेकविध योजनाएं बनाई गई हैं। श्री अन्न को दी गई प्राथमिकता से देश के छोटे किसानों, हमारे आदिवासी भाई बहन जो किसानी करते हैं, उनको आर्थिक संबल मिलेगा और देशवासियों को एक स्वस्थ जीवन मिलेगा। किसानों के लिए बजट में क्या है, इसके बारे में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी डिटेल में बताया। तोमर ने कहा कि सिर्फ खेती करने वाले किसानों के लिए नहीं, बजट में फिशरीज में लगे लोगों के लिए, डेयरी सेक्टर में लगे किसानों के लिए भी कई अच्छी योजनाओं को शामिल किया गया है। हमारे स्टार्टअप्स के लिए 450 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एफपीओ नए बनाने के लिए 950 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और कृषि क्षेत्र में किसानों को जो हम ऋण देते हैं उसकी सीमा अब 20 लाख करोड़ तक कर दी गई है। ब्याज इंटरवेंशन स्कीम के लिए भी 23,000 करोड़ रुपया प्रावधान किया गया है। मैं समझता हूँ इससे किसान की ताकत बढ़ेगी और किसान का स्तर भी बढ़ेगा और उसकी खेती भी उन्नत खेती के रूप में तब्दील होगी। अब पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, कृषि सब लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड मिल रहा है और उसके लिए पर्याप्त ऋण का प्रावधान रखा गया है। मुझे लगता है किसानों को लेकर मोदी ने सिर्फ नीतियां नहीं बदली, खेती को लेकर सोचने का तरीका बदला, सरकार की सोच बदली। पहले किसानों को सिर्फ अन्नदाता समझा जाता था, सरकार किसानों के रोल को सिर्फ खेतों तक देखती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने किसानों को देश के विकास का सबसे जरूरी हिस्सा समझा। किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए खेती को एक उद्योग की नजर से देखा। एग्रीकल्चर को ट्रेडिशनल के बजाय मॉडर्न और साइंटिफिक तरीके से करने पर जोर दिया। किसानों को नई नई फसलें उगाने के प्रति प्रेरित किया। नरेंद्र मोदी ने किसानों की फसल को इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाने का इंतजाम किया। बजट में जो योजनाएं हैं वो नरेंद्र मोदी की इसी सोच का रिफ्लेक्शन है और यह बहुत बड़ा बदलाव है। जब किसानों की बात हो गई तो विरोधी दलों ने सवाल उठाया कि सरकार ने
बेरोजगारी से लड़ने के लिए क्या किया? बजट में बेरोजगारी का जिक्र नहीं है, बात तक नहीं की गई। सरकार की तरफ से इसका भी जवाब आया। बजट में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 10 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। 10 लाख करोड़, यह रकम देश की जीडीपी का 3.3% है, 3.3%। नरेंद्र मोदी की सरकार चाहती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर राज्य सरकारें भी ज्यादा पैसा खर्च करें। इसलिए बजट में राज्य सरकारों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है। उसके लिए भी 1,30,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन रख दिया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा, सरकार ने 100 ऐसे क्रिटिकल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की पहचान की है जो पोर्ट्स, कोल, स्टील, फर्टिलाइजर और अनाज की लास्ट एंड फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए जरूरी है। इसके अलावा रेलवे सेक्टर में 2,40,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। यह अब तक का सबसे बड़ा रेल बजट है। अगर 2013-14 से तुलना करें तो रेलवे का यह बजट 9 गुना है, 9 टाइम्स। निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगस्त 2023 तक 75 वंदे भारत ट्रेन पटरी पर दौड़ती नजर आएंगी। सरकार ने हाइड्रोजन से चलने वाली 35 ट्रेन और 4,500 नए डिजाइन वाले ऑटोमोबाइल व्हीकल कोच बनाने का लक्ष्य भी रखा है। नरेंद्र मोदी ने कहा, जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो देश का विकास भी होगा और इन योजनाओं से करोड़ों नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। 2014 की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर 400% से ज्यादा की वृद्धि की गई है। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए का अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट भारत के विकास को नई ऊर्जा और तेज गति देगा। ये निवेश युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, एक बहुत बड़ी आबादी को आय के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। इस बजट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ हमारे उद्योगों के लिए क्रेडिट सपोर्ट और रिफॉर्म्स के अभियान को आगे बढ़ाया गया है। एमएसएमईज के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण की गारंटी की व्यवस्था की गई है। अब प्रिजम्पटिव टैक्स की लिमिट बढ़ने से एमएसएमईज को ग्रो करने में मदद मिलेगी। बड़ी कंपनियां द्वारा एमएसएमईज को समय पर पेमेंट मिले, इसके लिए नई व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन विरोधी दलों के नेता इस बात से भी सहमत नहीं है। वो अपनी बात पर कायम है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा, यह बजट बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए बनाया गया है, इसमें आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं उसका फायदा आवाम को मिलना चाहिए था, क्योंकि टैक्स से तो लोगों की कमर तोड़ दी। आवाम को फायदा देने के बजाय जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको खत्म किया जा रहा है, सब्सिडीज को खत्म किया जा रहा है। इस वक्त ये 8वां या 9वां बजट है इनका, और हिंदुस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि जो लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए थे वो फिर नीचे चले गए हैं। आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देते हो, वो भी कम कर दिया, वो आप 4 किलो दे रहे हो। यानी आपने रोजगार का वादा किया था 2 करोड़, वो तो नहीं दे रहे हो, पर लोगों को नौकरियों से निकाल रहे हो। तो ये बजट कुछ बिजनेसमैन के लिए बजट बनाया जाता है, ये हिंदुस्तान के लोगों के लिए नहीं है, गरीबों के लिए नहीं है, ये सिर्फ कुछ बड़े लोगों के लिए। महबूबा कुछ भी कहें, लेकिन वो भी जानती हैं कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर मैनेजमेंट में होता है, वहाँ जब निवेश होता है, इसके व्यापक असर होते हैं। जब सड़कें बनती हैं, जब पोर्ट बनते हैं, एयरपोर्ट बनते हैं, तो इसका बड़ा असर होता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे सरकार ने नर्मदा डैम बनाया। अब कहने को एक बांध है, लेकिन इस डैम के बनाने में लाखों लोगों को रोजगार मिला। नर्मदा डैम बनने से गुजरात और मध्य प्रदेश को कितना फायदा हुआ, ये इन दोनों राज्यों के लोग जानते हैं। लाखों एकड़ जमीन पर सिंचाई होने लगी, पीने के पानी की प्रॉब्लम खत्म हो गई। जिन इलाकों में पानी की कमी थी, डैम बन जाने से वहां उद्योग धंधे लगने लगे।
आज नर्मदा डैम का एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर जाना जाता है। एकता नगर गुजरात का सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन गया और यहां भी लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। इस इलाके की तस्वीर बदल गई, वहां गरीबी का नामो निशान नहीं रहा। तो आप सोच सकते हैं कि जब डैम, हाईवे, वाटरवे और इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के सैकड़ों प्रोजेक्ट शुरू होंगे तो इसका फायदा कितना होगा, किसको होगा। अब आपको नए जमाने की बात बता देता हूं। बजट में सरकार ने देश को नए जमाने के हिसाब से बदलने वाले प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया है। सरकार अब बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी इन्वेस्ट करेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए सेंटर बनेंगे। नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी और एंटिटी डिजी लॉकर जैसी स्कीम्स इसी का हिस्सा हैं। पीएम स्किल डेवलपमेंट योजना के तहत कई नए शॉर्ट टर्म कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसमें नई टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स और ड्रोन से जुड़े कोर्सेज में युवाओं को ट्रेन किया जाएगा। ऑन द जॉब स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। स्किल इंडिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। देश में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाए जाएंगे जहां ट्रेन होकर युवा विदेश में जॉब करने के लिए रेडी किए जाएंगे। आज जो बजट पेश किया गया उसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने अमृत काल का बजट पेश किया है। बजट में सप्त ऋतुओं के हिसाब से 7 क्षेत्रों में फोकस किया गया है। सरकार सबसे आखिरी व्यक्ति को भी सबसे आगे लाने की दिशा में काम कर रही है, लेकिन यह संकल्प लोगों के सहयोग के बिना पूरा नहीं हो सकता। मोदी ने कहा कि देश के लोगों को भी सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का संकल्प लेना होगा, तभी जाकर सबकी आकांक्षाएं पूरी हो पाएंगी। अमृत काल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। देशवासियों को भी बहुत बधाई के साथ साथ मैं आह्वान करता हूं, आइए अब नया बजट आपके सामने है, नए संकल्पों को लेकर के चल पड़े। 2047 में समृद्ध भारत, समर्थ भारत, हर प्रकार से संपन्न भारत हम बना के रहेंगे। आइए इस यात्रा को हम आगे बढ़ाएं। ये बात सही है कि लोगों की अपेक्षाएं बड़ी हैं, आकांक्षाएं बड़ी हैं और संकल्प लेने की जरूरत है। लेकिन बजट के दिन 2 बातें इसके लिए समझनी होगी। एक तो ये कि कोरोना की महामारी ने पूरी दुनिया में हर मुल्क की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया है। आज अमेरिका और यूरोप के बड़े बड़े मुल्क इस मार से रिकवर नहीं कर पाए हैं। वहां इन्फ्लेशन है, महंगाई है, लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है, लोग परेशानी में हैं। हमारे पड़ोस में पाकिस्तान में तो लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। लेकिन भारत ने कोरोना की महामारी की मार से पूरी तरह रिकवर कर लिया है। हमारी इकोनॉमी आज प्री कोविड सिचुएशन में पहुंच गई है और दुनिया मानती है कि इस समय भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अब यह समझने की जरूरत है कि भारत ऐसा क्यों कर पाया। ऐसा इसलिए हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा देश की अर्थव्यवस्था के बारे में एक लॉन्ग टर्म विजन से काम किया। 2014 में अरुण जेटली ने जब मोदी सरकार का पहला बजट पेश किया था, उससे लेकर आज के निर्मला सीतारमण के तक सारे बजट एक दूसरे से कनेक्टेड है, कंटिन्यूएशन में है। इससे पहले बजट 1 साल के लिए होते थे, उस साल की आर्थिक और राजनीतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए होते थे। मोदी ने इस सोच को बदला, बजट की परिभाषा को बदला। इसलिए हमें भी मोदी के बजट को देखने का तरीका बदलना होगा। पहले बजट का मतलब होता था क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ,
किस चीज पर ड्यूटी लगी और कौन बच गया। मुझे याद है बजट महीनों पहले इंडस्ट्रियल हाउसेज की तरफ से लॉबिंग के लिए जाना जाता था। हर व्यापारी अपने फायदे के लिए अपनी प्रोडक्शन पर, अपनी गुड्स पर ड्यूटी कम करने के लिए दौड़ता था, लॉबिंग करता था। अब यह नहीं होता। पिछले 9 साल से बजट में ओवरऑल डेवलपमेंट की बात होती है, ग्रोथ की बात होती है। निर्मला सीतारमण ने भी लगातार 5वें साल इसी रास्ते को फॉलो किया। 2047 में हमारी अर्थव्यवस्था कैसी होगी, इसकी बात की। कुछ लोग कहते हैं बजट चुनावी बजट है। मेरा कहना है कि अगर मोदी की नीतियों से लोगों को घर मिले, बिजली मिली, नल से जल मिला, शौचालय मिले, गैस मिली, 2 वक्त की दाल रोटी मिली, 80 करोड़ लोगों को राशन मिला, तो इसमें बुरा क्या है। अगर सरकार ऐसे बजट बनाए, ऐसी योजनाएं बनाए, ऐसी नीतियां बनाए जिसका सीधा लाभ गरीब आदमी तक पहुंचे, तो इसे अच्छा संकेत मानना चाहिए। आज बजट में जो फिगर्स आई उससे पता चला कि पिछले 9 साल में भारत की पर कैपिटा इनकम लगभग डबल हो गई है। भारत पहले दुनिया में 10 नंबर की इकोनॉमी था, अब 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गया है। ये अच्छे संकेत हैं और उम्मीद करनी चाहिए कि 2047 में हम दुनिया की पहली 2 टॉप की अर्थव्यवस्थाओं में से एक होंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।